नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल के कंडीशंस के बारे में मैंने बताया था, वहां पर उसके लिए टॉर्क के बारे में बताया था। आज की जो क्लास है हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसे रोटेट करना चाहते हैं तो उस रोटेट करने की वजह से वो कितना उसके ऊपर वर्क हमें करना पड़ता है, साथ ही साथ में उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है ये पढ़ना है। यानी कुल मिला के आज के टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की टोटल एनर्जी कितनी होती है और साथ ही साथ में नेट पोटेंशियल एनर्जी वो अपने पास कितनी रखता है, इसके बारे में आज के मुख्य क्लास है। फिर से बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो प्लीज 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 अपने साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए। आप अपने साथ में अपने नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको इन वीडियोस का 100% फायदा हो पाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। रोज आपको वीडियोस रोज देखना है। आप अगर गैप करके सोचोगे कि मैं एक दिन 4 से 5 वीडियोस देख के फिर पढ़ाई कर लूंगा या कर लूंगी, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्क डन ऑन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम घुमाना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम अगर उसको घुमाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो काम बेसिकली हमको कितना क्या करना पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स इंटू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यही होता है हमारे पास फोर्स का फोर्स नहीं, वर्क का फॉर्मूला कि फोर्स इंटू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास एक सिंपल है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और फोर्स लगने के बाद अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब हम देखते हैं कि काम होता है, उसके ऊपर वर्क हुआ है। वो वर्क कितना होता है, वर्क के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है। ये चीजें हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे। लेकिन यहां पर किसी चीज को घुमाने में कितना वर्क होता है, तो देखिए बहुत आसान चीज है। क्या कर सकते हैं हम, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर जब हम एक रोटेटिंग एक क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे हैं इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। और रोटेशनल मोशन होगा तो हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअली किसके लिए है, जब लीनियर फोर्स लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट लीनियर होता है, तब वहां पर जो वर्क आता है उसे हम लीनियर वर्क कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वर्क का फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से इसके अंदर एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं, उसको घुमाना चाहते हैं, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो अब उस घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यहां हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आर का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं और आर का डिवाइड कर देता हूं। इसका मतलब मैंने क्या किया कि रेडियस का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, रेडियस का डिवाइड कर दिया। अब यहां पर ये चीज क्या बन जाएगी बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, यहां से यहां तक का इतना इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गई उसकी रेडियस आर्म। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज बचेगी, क्या बचेगा, एक बचेगा फोर्स इंटू रेडियस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल। और फोर्स इंटू रेडियस यानी फोर्स के साथ में अगर रेडियस का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम, तो हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो टॉर्क बन जाता है। इसका मतलब हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, तो वर्क का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, टाउ, टाउ हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, टाउ ये वाला होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये टाउ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टाउ क्या है यहां पर, तो टाउ है यहां पर टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क और थीटा, टॉर्क मल्टीप्लाई बाय जब हम थीटा करते हैं तो यहां पर हमको कौन सा वर्क मिलता है, तो वहां पर हमको जो मिलेगा वो घुमाने वाला यानी रोटेट करने में जो वर्क डन हमने किया होता है वो वर्क डन हमें यहां मिलेगा। तो इस तरीके से वर्क का फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली बात, तो यहां पर अब थोड़ा सा हमने एक थ्योरी लिख रखी है
वो क्या थ्योरी है, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज मेड बाय नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू चार्जेस सेपरेटेड आर 12 डिस्टेंस। यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी का बनाओ जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना, और हमें मालूम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बच्चों कौन सी होती है, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 2QL। ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है बच्चों, तो ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब नाउ वी फाइंड द वर्क डन ऑन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम 0 टू थीटा एंगल। अब थोड़ा सा 0 टू थीटा एंगल क्यों आया ये थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात, लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या बता चुका हूं कि जैसे ही हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इसके ऊपर रखा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यह है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने क्या करा है, जो नेगेटिव जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली घूम के इस तरीके से इसके घूम कर और ये अपनी एक पोजीशन में आएगा जिसको हमने स्टेबल पोजीशन कहा था या स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा था, ये आने की कोशिश करेगा। यानी जैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर रखेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन उसकी कौन सी होगी, ये होगी कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। ओके, तब क्या होगा, हमको ये चीज पता है कि तब यहां पर कौन सा फॉर्मूला तब यहां पर क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसको हमने इस तरीके से अगर रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा कि रोटेट करने की वजह से हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इसको घुमाने में हमने एक्चुअली इसके ऊपर कितना काम किया, ये है हमारा मेन मोटो। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं इस चीज को, टर्म को समझते हैं। तो अब सबसे पहले बात तो ये इस तरीके से क्या था, यहां पर इस एंगल पे था और हमने इसको रोटेट यहां तक करा। अच्छा चलिए, तो अब हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला होगा, तो हमारे पास वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, हम ये वाला अप्लाई करेंगे वर्क का फॉर्मूला। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो वो होगा टाउ यानी टॉर्क और थीटा यानी उसके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर हम समझते हैं, इसको और अच्छे से लिख लूं तो मैं वर्क लिख लेता हूं, तो W इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा हम लोग लिख लेते हैं। अब यहां पर अब थोड़ा सा चीज समझिएगा, क्या होगा कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, जैसे ही हम इसको इधर घुमाते हैं तो क्या क्या चेंजेस होंगे, दिमाग लगाना। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले इस तरीके से रखा हुआ है, उसी के इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, ये स्टार्टिंग में इतना इस कंडीशन पे रखा हुआ। अब जैसे ही मैं इसको घुमाता हूं, ठीक है, अब जैसे हम इसको घुमाते हैं तो क्या चीज होगी, ये चीज समझना। जैसे हम इसको इस तरीके से अगर घुमाते जाते हैं तो हमको मालूम है कि यहाँ पर का एंगल क्या है, थीटा वेरिएबल होगा, थीटा कंटिन्यूअसली क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और टाउ का लास्ट क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि टाउ का हमारे पास लास्ट क्लास में फॉर्मूला क्या है कि टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। टाउ यानी कि एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना होता है, तो वो पीई साइन थीटा लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये वाला थीटा कौन सा है, तो ये वाला थीटा एक्चुअली यही वाला थीटा है, और यहां पर ये वाला थीटा है वो भी एक्चुअली यही है। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से रोटेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल क्वांटिटी निकलती है,
और वो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है इस फॉर्मूले में, तो बोले कि हमारा ये थीटा भी वेरी कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाएंगे थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरीके से बढ़ते जाएगी। लेकिन साथ ही साथ में हम जब टाउ की बात करते हैं यानी टॉर्क की बात करते हैं, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क है वो भी तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू भी अगर बढ़ेगी कम होगी तो ये वैल्यू भी चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी तो ओवरऑल टाउ की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब हम वर्क डन का ये फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं टाउ मल्टीप्लिकेशन या टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जैसे जैसे हम रोटेटेड करते जा रहे हैं यानी एंगल के साथ साथ टाउ भी वेरी कर रहा है। इतनी बात समझ में, यानी हमारे पास में अब ये चीज तो समझ में आ गई कि जैसे ही हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो जो क्वांटिटी जिनका हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं वो ही दोनों की दोनों कैसी वेरिएबल क्वांटिटी है। यानी हम फाइनली इसको सिंपली इस तरीके से रोटेट करके तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तब क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन, जब वेरिएबल क्वांटिटी अगर क्या हो रहा है कि किसी के बदलने के साथ साथ क्वांटिटी वेरी कर रही हो, तो इस सिचुएशन के लिए हमको मैथमेटिक्स की हेल्प लेना पड़ती है। और मैथमेटिक्स में ये हेल्प किसके लेते हैं हम, कैलकुलस से यानी समाकलन से हेल्प लेते हैं। तो कैलकुलस में क्या होता है एक्चुअली बच्चों, तो हम पहले ये एक चीज करते हैं, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना कि हम इसको जो डिस्प्लेस कर रहे हैं यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं या इसको थोड़ा सा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या रोटेट कर रहे हैं, तो ये रोटेशन बहुत छोटा सा है। फिर से समझना, हम कैलकुलस की हेल्प से क्या करते हैं कि हम पहले यहां पर इस तरीके से रखा हुआ तो इसको बहुत थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इतना थोड़ा सा रोटेट करते हैं हम, इसलिए इसको मानते हैं कि उसका रोटेशन इतना कम होता है कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बदलती है। आई बात सभी को समझ में। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब हम छोटा सा उसको घुमा रहे हैं तो यहां पर हमको वर्क भी छोटा सा मिलेगा, तो उस छोटे से वर्क को टी के साथ रिप्रेजेंट करते और यहां पर भी मुझे एक साइन डी लगाना पड़ेगा। यानी मैं क्या करूंगा, इस तरीके से थोड़ा सा एंगल से उसको रोटेट करा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे बहुत बार हम क्या करेंगे उसको रोटेट करते जाएंगे और फिर सबका हमको क्या करना है, कैलकुलस। कैलकुलस मतलब सबको हमको जोड़ना है और इसी को हम बोलते हैं क्या, कैलकुलस। आई बात सभी को समझ में बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम वो छोटा सा एंगल रोटेट कर रहे हैं, उसको छोटा सा एंगल हमने कौन सा रोटेट किया, डी थीटा। ओके, समझ में आया डी थीटा कहां से आया, फॉर्मूला हम ये अप्लाई कर रहे हैं। बट लेकिन हमारे पास में दोनों वेरिएबल क्वांटिटी थी, तो दोनों वेरिएबल क्वांटिटी थी तो हमने मैथ्स की हेल्प ली। तो मैथ्स क्या बोलता है कि जब आप बहुत छोटा सा एंगल अगर रोटेट करते हो तो वेरिएबल मतलब दोनों जो क्वांटिटी होगी उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, और इस तरीके से आप सारी छोटी छोटी चीजों को कैलकुलेट करके लास्ट में सबको मर्ज कर दो, जोड़ दो, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। तो बस वही तरीका हम अपना रहे हैं। तो अब साथ में हम क्या चाहते हैं, तो हम इसका क्या कर लेते हैं कि इस तरीके से अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने का मीनिंग आप समझ सकते हो, हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे तो टाउ की वैल्यू में लिख सकता हूं, क्या हो जाएगी, तो टाउ है हमारे सामने पीई साइन थीटा और डी थीटा। उम्मीद है बच्चों समझ में आया टाउ की वैल्यू क्या है। तो टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर टॉर्क रखता है वो है पीई साइन थीटा ई और डी थीटा। अब थोड़ा सा हम इसे मान लेते हैं कि थीटा 1 एंगल से तो थीटा 2 एंगल तक रोटेट करते हैं। अब जब डी डब्ल्यू का हम देखेंगे तो जीरो वर्क से हमने कुछ वर्क डब्ल्यू किया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो बेसिकली वो डब्ल्यू ही आएगा। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हम जो कांस्टेंट क्वांटिटी है या जो चेंज नहीं हो रही है उसे हम इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो P का फॉर्मूला क्या होता है 2QL, यानी यहां पर कहीं पर भी थीटा नहीं आ रहा और इस फॉर्मूले के हिसाब से सिर्फ थीटा ही वेरी कर रहा है। P इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है थीटा, और साइन क्या है, तो थीटा का एक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब इसका बेसिकली बच्चों हम क्या कर लेते हैं, तो इसका हम करते हैं अब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चलिए
देखिए इसका किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कहां तक पहुंच गए थे, यहां तक पहुंच गए थे। अब इसका इंटीग्रेशन, तो साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा, यानी dw इज इक्वल टू, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस थीटा, ये साइन हट जाएगा और वो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक है, तो ये है θ1 से θ2। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लिमिट हम लगाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस θ2, ठीक है, और एक माइनस और माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस कॉस θ1, ठीक है, और साथ में आगे क्या चल रहा है, आगे इनके चल रहा है पीई। ओके, ध्यान दे रहे हैं सभी लोग। तो यहां पर वर्क इज एक्चुअली हमारे पास में क्या आएगा, तो वर्क आएगा पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर किया गया काम, उसको रोटेट से, तो कितना θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ता है, एक्चुअली ये हमारे पास आएगा। ओके, तो काफी अच्छे से आसानी से आप लोगों को बात क्लियर हुई। लेकिन जनरली बच्चों हम क्या मानते हैं कि जनरली हमको ये चीज पता है कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू चार्जेस का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ। तो बेसिकली ये उसकी स्टेबल कंडीशन होती है। तो स्टेबल कंडीशन होती है तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल है स्टार्टिंग में 0, और इसको हम रोटेट करके यहाँ तक ले गए तो ये एंगल हो गया थीटा। यानी हम जो इसका रोटेशन देते हैं वो 0 एंगल से थीटा एंगल तक देते हैं। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर θ1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो θ1 की जगह हम 0 एंगल ले सकते हैं और θ2 की जगह पे हमने एक एंगल थीटा ले लिया एक्चुअली। ओके, अब यहां पर इसको इसमें पुट कर देंगे तो W या वर्क डन इज इक्वल टू PE कॉस, यहां पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, कॉस 0 माइनस कॉस θ2। इतनी बात सभी को समझ में आई। और cos 0 की वैल्यू बच्चों बेसिकली क्या होती है, तो cos 0 की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ θ2 की जगह एक्चुअली हमने थीटा लिया था। तो ये हमारे पास क्या होएगा, ये हमारे पास एक्चुअली क्या आ जाएगा, वर्क डन आएगा किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना काम करना पड़ता है, तो वो बच्चों बेसिकली हमको इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए इसकी कुछ अलग अलग कंडीशंस देख लेते हैं हम, तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स, स्पेशल कंडीशंस देख लेते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली फॉर्मूला आया है बच्चों वर्क डन का, वो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया है, तो वो आया है PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये फॉर्मूला आया। अब सबसे पहली बात तो यहां पर देख लेते हैं वर्क डन 0 to 90। अब 0 to 90 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम 0 से 90 एंगल तक रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब 0 से 90 डिग्री तक एंगल तक रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसको रोटेट करके हम कहां तक ले आते हैं, ये 90 एंगल तक क्रिएट कर लेते हैं। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो चलिए उस कंडीशन में 90 डिग्री एंगल तक घुमा रहे हैं, तो फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, तो θ1 हमारे पास होगा बच्चों 0 डिग्री और θ2 कितना होगा, तो वो होगा 90 डिग्री। इस फॉर्मूले में पुट करें तो W इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस PE cos 90। ओके, अब cos 0 की वैल्यू तो हमको पता है कितनी होती है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा PE, और cos 90 की वैल्यू तो कितनी होती है बच्चों, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब ये हमारे पास वर्क आएगा इतना। ओके, ये हमारे पास वर्क आया। चलिए अब अगला केस देखते हैं।
अगला है 0 to 180। अब 0 to 180 का मतलब समझिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पहले इस कंडीशन में रखा था 0 डिग्री एंगल पे, उसको हमने रोटेट करके 180 यानी पूरा अपोजिट इस तरीके से कर दिया। अब जब 180 एंगल पे घुमाया होगा तब कितना वर्क डन हुआ होगा, तो फिर से देखते हैं। θ1 हमारे पास है 0 डिग्री से स्टार्ट करा था, θ2 जो है हमारे पास वो है 180 डिग्री। ओके, इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अब इसको देखते हैं। अब यहां पर हम जैसे इसके लिए अप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू PE cos 0 और यहां पर क्या हो जाएगा cos 180। इतनी बात समझ में आई। तो cos 0 की वैल्यू तो 1, तो यहां पर PE 1। अब हमारे पास मेन बात क्या आती है कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये देखते हैं। तो cos जो 180 की वैल्यू होती है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो इस तरीके से इसका हमारे पास ये इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, या इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। ये होता है 0, 90, ठीक है, और 90 के बाद यहां पर आता है ये 180। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो 180 पे -1 होती है, इसका मतलब एक और बार यहां पर -1 आएगा, तो यहां पर वर्क डन हमारे पास में कितना हो जाएगा, तो 2 PE हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में। अब उसके बाद तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। तो तीसरी कंडीशन 270 वाली, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो यहां था इसको हमने घुमा के इस तरीके से यानी यहां तक लिया, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा उस समय पे 270 डिग्री। θ1 हमारे पास कितना है 0 डिग्री, θ2 हमारे पास कितना है बच्चों बेसिकली, तो ये है 270। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो W इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर समझिएगा PE cos 0 माइनस cos 270। ठीक है, अब यहां पर ये चीज समझना, तो W इज इक्वल टू PE, यहां पर तो हो गया 1 और 270 पे अब कितनी होगी वैल्यू, ये चीज समझिए। यहां पर देखिए ये होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, यानी 270 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी cos की 0, और cos की 0 वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब फिर से हमारे पास वर्क डन कितना आएगा, तो बच्चों बेसिकली हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा PE। इतनी बात समझ में आई। यानी मैक्सिमम वर्क डन हमको कब मिल रहा है, तो ये मैक्सिमम वर्क डन हमें किस कंडीशन में मिल रहा है कि जब हम उसे पूरा 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं। यानी 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने पे हमको मैक्सिमम वर्क डन मिलता है, और वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है बेसिकली बच्चों 2 PE, यानी जो हमारे पास मैक्सिमम वर्क होता है 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। कुछ स्पेशल केसेस थे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझने जरूरी थे। अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास, हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तो दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ प्लेस किया, रखा, ठीक है, ये चीज समझना। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक जैसे ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन में, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहां पर ले जाके मैंने 0 डिग्री के एंगल पे रखा। तो रखा है तो इस रखे हुए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास क्या कोई एनर्जी है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों एनर्जी क्या होती है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो वो होती है उसके द्वारा के मतलब हमारे द्वारा किया गया काम ही उसकी क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। हम ये चीज समझते हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे अगर हम बात करते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे कि सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जमीन से कितनी ऊंची है, mgh करके निकालोगे। लेकिन ये यहां तक आया कैसे, क्या ये स्टार्टिंग में यही था, नहीं, ये कहां रखा था पहले, जमीन पे। यानी मैंने अपने हाथों से
एक बल लगाया ऊपर की तरफ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मैंने इसके ऊपर काम किया और मेरे द्वारा किया गया काम ही इसके अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया। क्या बन गया? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यानी सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं तो दुनिया में सारी के सारी चीजें कहां रहना चाहती है? तो अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, इसका मतलब ये, अगर मैं रिमोट की बात करता हूं तो ये कहां रहना चाहता है? तो अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, इसका मतलब ये जमीन पे रहना चाहता है। आई बात सभी को समझ में? यानी ये जमीन पे रहना चाहता है और हम इसे जब उठाते हैं तो इसके पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर डेवलप होती है, वापिस अपनी ये एनर्जी को जीरो करना चाहता है। यानी सब कुछ, यानी अगर हम बात करें तो ये एनर्जी मतलब फिजिक्स के सारे इंस्ट्रूमेंट, हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज या जितने भी फिजिकल फिनोमिना देखते हैं वो अपनी लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहता है, अपनी कम से कम ऊर्जा वाले स्तर में रहना चाहता है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल? नहीं, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को बेसिकली बच्चों हमने बनाया। क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या स्टार्टिंग से यहीं थे? नहीं, ये हमने बनाया। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला, यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्ज को यहां पर लाना पड़ा था, और लाना पड़ा था तो इसको इस सिस्टम में हमने अरेंज किया। यानी इतना दूरी पे अरेंज करने पर भी हमने क्या किया होगा? एक वर्क किया होगा, एक काम किया होगा, और वही हमारा काम इसकी क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए समझते हैं और अच्छे से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है हमारे पास इस डायरेक्शन में। अब मेरे पास क्या था? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो थे इस पोजीशन पर थे। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके ऊपर जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कितना होगा? तो वो हमें पता है कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। इतनी बात समझ में? यानी मैं क्या चाहता हूं कि सबसे पहले बात तो देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स हमको पता है कौन सा लग रहा होगा? तो फोर्स लग रहा होगा F = QE। इस फोर्स को ये एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला, क्या स्टार्टिंग में ये रखा होगा वहां? बिल्कुल नहीं रखा होगा। क्यों? ये तो कहां रखा होगा कि जहां पर इसकी एनर्जी सबसे कम हो, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स ना लग रहा हो, और कोई फोर्स ना लग रहा हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको दूर से दूर करना चाहते हैं। तो कहां से कहां दूर? हम ऐसी जगह इस चार्ज को, स्टार्टिंग में ये चार्ज होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 कब हो सकती है? जब r यानी डिस्टेंस कौन सी? इनफाइनाइट। क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो किसी के अपॉन में इनफाइनाइट आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये चार्ज स्टार्टिंग में इनफाइनाइट पर होगा। अच्छा, इनफाइनाइट पर क्यों होगा? क्योंकि उस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। इतनी बात क्लियर हो रही है? कोई भी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर नहीं लगा सकता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो शुरुआत में ये दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं थे हमारे पास, ये कहां रखे थे? इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए थे। ये इनफाइनाइट, पॉजिटिव क्यू भी वही है, नेगेटिव क्यू भी यही है। कितनी दूरी पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। अब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स लगा के हम उसे बी और ए पोजीशन पर क्या करना चाहते हैं? प्लेस करना चाहते हैं। चलिए अब देखिए किस तरीके से हम इसको प्लेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात तो यहां पर तो ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी, क्योंकि यहां पर क्या है? इनफाइनाइट पे इसके इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर 0 लग रही होगी। लेकिन अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के मुझे कहां ले जाना पड़ेगा? मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाना है, ये डिस्टेंस तक, तो मुझे इस डायरेक्शन में इसको करना, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बच्चों यहां पर समझना, क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं, ये इस तरफ। इतनी बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगाएगा? पीछे की तरफ। यानी फिर से समझना, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पीछे की तरफ लगेगा, और मैं इसको धक्का के यहां तक लाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है।
लेकिन फिर भी मुझे कहां करना है, तो ये फोर्स मैंने लगाया, ये वाला फोर्स, और साथ ही साथ में मैं इतना उसमें डिस्प्लेसमेंट करना चाहता हूं, यानी मैं अपनी ताकत लगा रहा हूं, यानी मैंने अपना फोर्स लगाया, फोर्स के साथ साथ उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मैंने इस चार्ज के ऊपर क्या करा, एक वर्क करा, एक काम करा। आई बात सभी को समझ में? और मेरे द्वारा किया गया काम ही इसके अंदर किसके रूप में जनरेट हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। ये हम कहां पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर यहां से यहां तक इसको धकाते जा रहा हूं, धकाते जा रहा हूं, धकाते जा रहा हूं, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो यहां से यहां तक धकाते 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 मान लेते हैं कि जब इसको यहां से यहां तक लाया तो मैंने कुछ काम करा, और उस काम की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुई, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U1। ओके, इतनी बात समझ में? कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, U1 पोटेंशियल एनर्जी मुझे यहां से यहां तक इसको कौन से पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस B पॉइंट तक लाने में मुझे U1 पोटेंशियल एनर्जी खर्च करनी पड़ी, या उसमें U1 पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई, किसके वजह से, मेरे काम की वजह से। सिंपल, इतनी बात सभी को समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं नेगेटिव चार्ज को लेना चाहता हूं, तो चलिए सबसे पहली बात तो इस नेगेटिव चार्ज को मैं कहां तक, ये पहला स्टॉप मैं यहां तक मान लेता हूं कि मैं बी तक, जहां तक यहां लाया था इसको यहां तक लाना चाहता हूं मैं इतने को। तो देखिए, अब जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को यहां पर जैसे ही मैंने पकड़ता हूं, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स हमेशा कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। यानी जैसे ही हमने चार्ज को लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके ऊपर अपने आप एक फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में। किसकी वजह से, इसकी वजह से, कितना, QE, डायरेक्शन ये होगी। अब जब नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, वो खुद इधर जाना चाहता है, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, उसको रोके रख रहा हूं कि तू तेरी मर्जी से मत जा, किसकी मर्जी से जा, मेरी मर्जी से जा। यानी वो जाना चाहता है इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी इस फोर्स की वजह से ये इधर जाना चाहता है, लेकिन मैंने इधर उसको हाथ लगाया और ये इधर मुझे धक्का दे रहा है, ठीक है। मैं मेरे हाथ को धीरे धीरे क्या करता हूं, इधर लगाते जाता हूं, यानी मैंने क्या कर रहा हूं, इसको रोक के रखना है, मुझे एकदम से जाने नहीं देना है। तो जब मैं रोक के रख रहा हूं तो फोर्स मुझे कहां लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, और धीरे धीरे मैं अपने हाथ को पीछे करते जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। इतनी बात समझ में? यानी फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, 180 का एंगल, इसका मतलब हम जो वर्क कर रहे हैं वो नेगेटिव वर्क डन कर रहे होंगे। यानी जब मैं इसको यहां से, इस माइनस चार्ज को यहां से यहां तक लाया तो मैंने एक वर्क डन किया, और मेरे द्वारा नेगेटिव वर्क हुआ, तो वही नेगेटिव वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, चूंकि सेम डिस्टेंस था, चार्ज की वैल्यू सेम, इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, यानी यहां से यहां तक मैंने U1 पॉजिटिव वर्क अगर इसके ऊपर किया तो इसके ऊपर मुझे सेम डिस्टेंस तक लाने के लिए नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? उसको मैं धका के इस तरफ कर रहा था, तो इसको रोक के इस तरफ ला रहा था, तो इसका मतलब मैंने जो काम किया होगा वो नेगेटिव वर्क किया होगा। इतनी बात समझ में? लेकिन जैसे ही इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, तो इसे यहां से यहां तक, यानी इससे एक्स्ट्रा और कहां तक, कितने डिस्टेंस तक ले जाना पड़ेगा, ये 12 डिस्टेंस तक एक्स्ट्रा नहीं ले जाना पड़ेगा। अब इस 12 डिस्टेंस तक इधर ले जाना पड़ेगा, अभी भी मैं इसे रोक रोक के ले जा रहा हूं, यानी डिस्प्लेसमेंट तो इधर करना है, लेकिन फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, क्योंकि वो इधर जाना चाहता है और मैं रोकते रोकते ऐसे ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। आई बात सभी को समझ में? तो यानी यहां से यहां तक भी मुझे एक नेगेटिव वर्क करना होगा, और बस यही जो पूरी सिस्टम मैंने आपको समझाया, इसी को थ्योरी में लिख के रखा है। अब पढ़ लेते चलो इसे। पॉजिटिव Q चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B, यानी कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से पॉइंट B तक लाना है। लेट द वर्क डन ऑन द चार्ज बी U1, तो प्लस U1, अब समझ में आया प्लस U1 क्यों है। सेम इसी तरीके से हमने नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी वर्क किया, और वो वर्क क्या था कि नेगेटिव Q इज ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट B, सबसे पहले स्टार्टिंग में B तक ही लाए, तो वर्क डन ऑन चार्ज B नेगेटिव U1। समझ में आया? यहां तक लाने में इतना काम ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद नाउ नेगेटिव Q इज ब्रॉट फर्दर फ्रॉम B टू A, इसको एक्स्ट्रा हमको B से A तक ले जाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये बीच में लिखा है कितना है, 12 डिस्टेंस तक। सो दैट वर्क डन ऑन नेगेटिव Q चार्ज ब्रॉट फ्रॉम B। अब
इसके ऊपर जो हमने वर्क डन कर रहे होंगे वो तो हमको समझ में आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर वर्क डन हमको करना पड़ रहा है, लेकिन कहां से, बी से ए तक ले जाने में। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमने बी से ए तक ले जाने में कितना काम किया, सिर्फ इतने हिस्से में इस नेगेटिव चार्ज के लिए कितना काम किया। तो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम कितना है, तो फोर्स कितना है, ये क्यू माइनस क्यू। अच्छा इतना समझ में आया, माइनस क्यू क्यों है ये वाला फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स, क्यू। इतना ही फोर्स, इतना ही तो हमको काम करना। अच्छा कोई सोचेगा सर ये तो आपने काम किया तो ये अलाउ क्यों रख रहे हैं, अरे क्योंकि उसको रोकने के लिए भी तो उतना ही बल लगाना है मुझे, एक्स्ट्रा थोड़ी लगाना है। तो क्यू और डिस्टेंस कितनी है, 2l। अब हमें फॉर्मूला एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू 2ql। तो 2ql ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये हो जाएगा P, यानी ये हो जाएगा हमने किया गया काम। तो हमारे द्वारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब नेगेटिव चार्ज को B से A तक ले जाने में इतना काम करना पड़ा, ठीक है। और यही काम इसकी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब टोटल वर्क डन ऑन दी बोथ द चार्जेस, यानी डाइपोल के ऊपर टोटल वर्क डन हमने कितना करा। तो सबसे पहली बात, और ठीक है ये चीज समझना, हमने जो करा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो चाहे मैं वर्क बोलूं चाहे पोटेंशियल एनर्जी बोलूं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, समझ में आ ही रहा होगा। सबसे पहले जब हमने पॉजिटिव चार्ज को बी तक लाए तो हमने U1 काम किया, फिर नेगेटिव चार्ज को जब हमने यहां तक काम किया तो हमको मालूम है नेगेटिव वर्क किया, फिर उसके बाद बी से ए तक ले जाने में फिर से हमने नेगेटिव वर्क किया था और वो कैलकुलेट किया कितना था, -P। इतनी बात समझ में आई। अब ये U1 से U1 कैंसल, तो यही क्या होगी, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव -P। तो ये बात समझना, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये जो सिस्टम बना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो नेट यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो निकली वो कितनी निकली है, तो वो हमारे सामने कितनी निकली, -Pe। और यूनिट इसकी क्या होगी, तो ये जूल में निकली। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना थी कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से प्लेस्ड करते हैं, तो प्लेस्ड करने में ही उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, तो -Pe पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव, तो एक बात और याद रखना, इस कंडीशन में इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सॉरी नेगेटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये बहुत अच्छी बात थी, थिंक थी, आपको समझना जरूरी था, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास अगली चीज क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट डिफरेंट कंडीशन। तो उन डिफरेंट कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले केस में क्या है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है और हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को जस्ट प्लेस्ड किया है, यानी इसके जस्ट पहले वाली कंडीशन देखें तो हम सारी बार इस बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरीके इस डायरेक्शन में थी, चार्ज को हमने जब यहां पर प्लेस्ड किया था तो प्लेस्ड करते से ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक एनर्जी आई थी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी देख चुके हैं हम, -Pe थी। तो अब उसी को हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जब किसी भी केस में जब 0 होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितनी होगी, तो वो होगी -Pe, ठीक है। यहां पर भी -Pe, यानी सभी केसेस में हम कहां पर कौन सी कंडीशन से कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, तो वो कौन सी कंडीशन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया तब उस समय पर हर एक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -Pe होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि हम अलग अलग कंडीशन में वर्क डन भी देख चुके हैं, ठीक है। इसके पहले वाले स्लाइड्स में हम यहां पर देख चुके हैं कि जब उसे हमने क्या किया था, फिर से समझिएगा कि ये है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने प्लेस्ड किया।
अब इसके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। 0 डिग्री इसका मतलब हम इसको कभी रोटेट अभी नहीं कर रहे हैं, तो कोई रोटेशन नहीं है, एंगल 0 है, तो इसका मतलब वहां पर ये वाली कंडीशन है, एंगल 0 है तो वहां पर वर्क डन कितना होगा 0। अब इस तरीके से एक चीज और देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास खुद की पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रहते हुए खुद की पोटेंशियल एनर्जी तो -PE है। हमने उसे कोई रोटेशन नहीं दिया, तो उसको जब कोई रोटेशन नहीं दिया इसका मतलब हमने उसे कोई घुमाने में काम नहीं किया, और जब हमने कोई काम नहीं किया तो 0। तो इस तरीके से हमारे पास इस कंडीशन में नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी -PE। इतनी बात सभी को समझ में आई। सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि जब हमने क्या करा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने जब यहां रखा था तो रखते ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी -PE, ये देख चुके हैं। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने के बाद कितने एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से कि पहले ये इस कंडीशन में था, इसको हमने इस तरीके से रोटेट करा और यहाँ पर एंगल जो कितना क्रिएट हुआ 90 डिग्री एंगल रोटेट करने में हमें मालूम है कि वर्क डन कितना था, तो वर्क डन हमने ये देखा था कि +PE वर्क डन आया था, ये जो मैं आपको पहले स्लाइड्स में बता चुका हूँ। कहाँ पर बता चुका हूँ, तो देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो उन केसेस में मैं वहां पर आप लोगों को एक्चुअली बता चुका था, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था क्या PE cos θ1 - θ2, उस केस से हमने यहाँ पर ले आए थे। अब यहाँ पर देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसकी शुरुआत में इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -PE, और हमने इसको जब वर्क इतना किया तो वर्क कर रहा हमने कितना +PE वर्क रन किया था, ठीक है। अब ये चीज समझिए, तो ये हमारे द्वारा किया गया काम, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम जानते हैं कि हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करते हैं तो हमारा काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो टाइप की एनर्जी होगी, दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक उसको बनाने वाली एनर्जी और एक उसको रोटेट करने में जो हमने काम किया था वही वर्क डन अब उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। इसका मतलब यहां पर क्या समझ में आता है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इस कंडीशन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री, यानी उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, तब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों, या उसके पास नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो होगी 0। ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है, ठीक है, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से यहां पर 0 डिग्री केस की बात कर रहे हैं, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी खुद की कितनी थी -PE। अब हम इसे रोटेट करके, इस कंडीशन से रोटेट करके इसे 180 डिग्री के एंगल पे ला रहे हैं, तो उस समय हमने देखा था कि जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा था वो 2PE वर्क डन कर रहे थे हम, ठीक है, डबल वर्क डन करना पड़ता था। अब यहां पर जब हम इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, क्योंकि ये भी अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी और इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो इस बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी +PE। ओके, बड़ा आसान था। थर्ड केस यहां पर देखते हैं, फिर से ये 0 वाली कंडीशन में लिया है हमने, यानी पैरेलल वाली कंडीशन में लिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो 270 डिग्री एंगल घुमाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ता था वो कितना करना पड़ रहा था +PE, और फिर से इसको जोड़ेंगे तो अब नेट पोटेंशियल एनर्जी फिर से हमारे पास कितनी मिल जाएगी उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के 0। इसका मतलब हमें एक चीज क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक चीज हमें यह समझ में आ रहा है कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में के पैरेलल प्लेस्ड करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी -PE हो जाती है। जब 90 डिग्री तो हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी -PE, हमने उसको रोटेशन करने में वर्क किया +PE, और चूंकि इसकी अब नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हमारी जो वर्क डन है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस वजह से इस 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर की कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। इसी तरीके से हम 180 एंगल पे बात करते हैं, इसी तरीके से हम 270 डिग्री एंगल पे बात करते हैं, ठीक है।
तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात हमें क्या पता चली कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जीरो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब क्रिएट होती है? तो वो क्रिएट होती है कौन से एंगल पे बच्चों? तो वो होती है 90 डिग्री के एंगल पे। यानी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल के किस तरीके से रखा हो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पे क्रिएटेड होता है, रखा हुआ होता है, उस समय पर हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। ठीक है, अब हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आगे वाले केस में समझिएगा। अब आगे वाले केस में एक्चुअली अब हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो ये डेरिवेशन करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे अगर हमने प्लेस कर देते हैं, वो थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, किसी एंगल थीटा पे अगर प्लेस्ड कर देते हैं तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। समझ पा रहे हो? तो अच्छा, अब तो यहां पर हम एक स्पेशल केस लेंगे। हम जो θ1 मानेंगे यानी हम उसको रोटेट करेंगे तो हमारी जो उसकी मूल यानी बेसिक कंडीशन कौन सी मानेंगे हम? 90 डिग्री वाली। अच्छा, क्यों 90 डिग्री वाली मान रहे हैं? ये चीज समझने वाली है। क्यों 90 डिग्री वाली मान रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। और हम सारी चीजें कहां से नापने की कोशिश करते हैं? 0 से। चाहे प्लस तरफ भी नापने की बात करें तो हमको 0 से नापने की जरूरत पड़ती है, माइनस की तरफ भी नापने की कोशिश करें तो भी हमको कहां से? उसकी 0 पोजीशन से की जरूरत होती है। तो इसलिए हमारा जो बेसिक एंगल होगा यानी स्टार्टिंग में हम हमारे डाइपोल को अगर मानेंगे तो ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये मानेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन। और इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर होगा नेगेटिव क्यू चार्जेस, यहां पर होगा पॉजिटिव क्यू चार्जेस। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन कहां होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इस कंडीशन में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वो कितनी होगी बच्चों? 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर पीई ना लिख के यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? ये हमारी बेसिक कंडीशन होगी। और अब हम इसको क्या कर रहे हैं? रोटेट करके किसी एंगल थीटा पे प्लेस्ड कर देते हैं। तो कहां से प्लेस्ड कर रहे हैं? तो हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो 90 से हम उस एंगल को कहां तक ला रहे हैं? थीटा एंगल तक रिप्लेस कर रहे हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? यानी हमारा इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जो हम डेरिवेशन करेंगे वो 90 डिग्री हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, उसके बाद थीटा डिग्री तक जाएंगे। 90 डिग्री क्यों होगी? क्योंकि 90 डिग्री पे उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है और हम सारी चीजें कहां से नापने की कोशिश करते हैं बच्चों? 0 से मेजर करने की कोशिश करते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो बस वही चीज लिखी हुई है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन डाइपोल फ्रॉम 0 एनर्जी पोटेंशियल। अब 0 एनर्जी पोटेंशियल 90 डिग्री पे आती है, इसलिए हमको वो वाली कंडीशन लेना पड़ेगी। टू डिजायर्ड पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब उसके वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता ही है कि हमें जो वर्क डन करना पड़ता है वो कितना करना पड़ता है? टाउ, यानी यहां पर क्या है कि टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको हम कहां से कहां तक? 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक उसको रोटेट कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक करेंगे बच्चों? 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक। ये बात इसमें जरूरी है। और टाउ डी थीटा। अच्छा, टाउ का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली। तो टाउ यानी टॉर्क हमारे पास में कितना होता था? तो टॉर्क है हमारे पास में, ठीक है, तो टॉर्क है हमारे पास में पीई साइन थीटा। ठीक है, और ये डी थीटा। ओके, अब यहां से ये दोनों तो कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे पीई। अब बेसिकली हम जब कॉस थीटा का इंटीग्रेट करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा को, तो वो होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। और इसकी लिमिट कहां से चलेगी? 0 to 90 डिग्री टू थीटा। ओके, अब हम इसमें सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू पीई
और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा और प्लस हो जाएगा वो कॉस 90। और cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो cos 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0। तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये तो पूरा 0। साथ ही साथ में हमारे पास एनर्जी वर्क कितना होगा हमारे पास, तो वो होगा माइनस पीई cos थीटा। इतनी बात समझ में। अब फिर हम एक बात और जानते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो हमारे द्वारा किया गया काम है वही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इस कंडीशन में क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में क्या आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम यू से प्रेजेंट करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी का एक डेरिवेशन ड्रॉ किया हमने, किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को काफी अच्छे से इजीली समझ में आई होगी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये जो आज का इलेक्ट्रिक डाइपोल की वर्क क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अलग अलग स्पेशल कंडीशन पे उसके वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम क्यों 90 डिग्री से ही अज्यूम करते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छे से मजा आया होगा देखने में भी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता हो तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।